नमस्कार, मैं डॉक्टर बलबीर कौर पंचकूला से। एकार्ट टोल की बुक द पावर ऑफ नाउ का 9वां चैप्टर लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। 9वें चैप्टर का नाम है बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस देयर इज पीस। सुख दुख के पार शांति। इसमें एकार्ट टोल ने विभिन्न बिंदुओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्हीं सभी विचारों को हम साझा करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि एकार्ट टोल उसमें क्या कहना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि द हायर गुड, जो उच्चतर भलाई है, जो सबसे ऊंची भलाई है, वो है सुख दुख के पार है, गुड और बैड के पार। एंड ऑफ योर लाइफ ड्रामा, जब आप माइंड के द्वारा संचालित किए जाते हैं तो एक जीवन में ड्रामा, नाटकबाजी शुरू हो जाती है, उसका भी एंड हो जाता है। फिर तीसरे बिंदु को जो उन्होंने छुआ है, इम्परमानेंस एंड द साइकिल्स ऑफ लाइफ। यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है, सभी अस्थाई है, और जो साइक्लिक चक्र है हमारे, उनके मुताबिक जीवन चल रहा है। तो उसी के संदर्भ में ही हमें इसको देखना है। नेक्स्ट पॉइंट है यूजिंग एंड रिलिंक्विशिंग नेगेटिविटी। नेगेटिविटी या नकारात्मकता को कैसे हम यूज करें और कैसे उसको फिर छोड़ दें, इसके बारे में उन्होंने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। फिर है द नेचर ऑफ कंपैशन। करुणा क्या है, करुणा किसे कहते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से अपने विचार रखे हैं। लास्ट पॉइंट जो उन्होंने लिया है वो है टुवर्ड ए डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रियलिटी। इन सब के बाद एक वास्तविकता का ऐसा ऑर्डर बन जाता है, एक ऐसी स्थिति बन जाती है जो कि बहुत ही सही और विकास के मार्ग में व्यक्ति को अपने स्पिरिचुअल पाथ पर चलने में वो बहुत ही सहायक होती है। तो आइए एक एक करके इन बिंदुओं पर हम अपने विचार साझा करते हैं। एकार्ट टोल क्या कहते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला पॉइंट उन्होंने कहा है कि द हायर गुड बियॉन्ड गुड एंड बैड। भले बुरे के पार ही उच्चतर भलाई। जिसको हम भला कहते हैं, जिसको हम बुरा कहते हैं, वह वास्तव में वैसा है नहीं, लेकिन अगर हम इस बात को मानते भी हैं तो उसके पीछे ही उच्चतर भलाई है। तो लेखक के सामने पाठक प्रश्न करते हैं कि सुख और आंतरिक शांति में क्या कोई अंतर है? सुख और आंतरिक शांति में कोई अंतर है? वो जवाब देते हैं हाँ, दोनों में अंतर। सुख किसे कहते हैं? सुख उन स्थितियों पर निर्भर करता है, सुख उन सिचुएशंस पर निर्भर करता है जो पॉजिटिव रूप में देखी जाती, जो सकारात्मक रूप में जो स्थितियां देखी जाती हैं उसे हम सुख कहते हैं। लेकिन जो आंतरिक शांति है, जो भीतरी शांति है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम पाना चाहते हैं, वो किसी चीज पर भी निर्भर नहीं करती। इसलिए वो कहते हैं कि सुख और आंतरिक शांति में अंतर है। सुख उन स्थितियों पर निर्भर करता है जो हम पॉजिटिव रूप में देखते हैं, लेकिन आंतरिक शांति किसी बात पर भी निर्भर नहीं करती। नेक्स्ट प्रश्न उनके सामने रखा जाता है कि क्या यह संभव नहीं है कि हम अपने जीवन में केवल पॉजिटिव कंडीशंस को ही अट्रैक्ट करें? जब ऐसा है तो क्या हम ऐसी स्थितियां नहीं पैदा कर सकते कि जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको ही हम अपनी तरफ खींचें, उन्हीं को आकृष्ट करें, उन्हीं को आकर्षित करें? तो वो कहते हैं कि अगर हमारा एटीट्यूड, हमारा दृष्टिकोण और हमारी सोच हमेशा पॉजिटिव रहे तो क्या हम पॉजिटिव इवेंट्स और सिचुएशंस ही मैनिफेस्ट करेंगे? इसके साथ साथ ही वो दूसरा प्रश्न भी करते हैं कि अगर हमारा एटीट्यूड, हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव ही रहता है और हम पॉजिटिव इवेंट्स, घटनाएं या सिचुएशंस को ही मैनिफेस्ट करते हैं, प्रकट करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, जाहिर करते हैं, तो क्या ऐसा दृष्टिकोण होने से हमारा वास्तव में क्या क्या स्थिति होगी? अगर हम ऐसा ही करते हैं तो क्या हम पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगे? वो कहते हैं, क्या आप लेखक कहते हैं
कि क्या आप जानते हैं वास्तव में पॉजिटिविटी क्या है और नेगेटिविटी क्या है? कुछ भी बात कहने से पहले पहले आप जानें कि पॉजिटिविटी क्या है और नेगेटिविटी क्या है। क्या आपके पास इसकी पूरी पिक्चर है, पूरी तस्वीर है? आप इसको पूरी तरह से जानते हैं? तो वो कहते हैं कि बहुत से लोग अपने जीवन में अगर वो कुछ लिमिटेशन, फेल्योर, लॉसेस, इलनेस या बीमारी के बारे में, पेन के बारे में किसी भी रूप में उनके जीवन में आता है, तो वह उनके शिक्षक के रूप में ही आया है। यानी उन चीज़ों से उन्होंने सबक ही लिया है। चाहे किसी के फेल्योर्स आई हैं, चाहे लॉसेस आए हैं, चाहे कोई बीमारी आई है या कोई पेन से दुखी हो रहा है, तो उन लोगों ने उन अवस्थाओं में कुछ न कुछ सबक सीखा है, कुछ न कुछ पाठ सीखा है, कुछ न कुछ बात जानी है। तो ये कहते हैं कि चाहे बेशक दुख आते हैं, नेगेटिविटी आती है, तो भी हमें वो कुछ सिखा कर ही जाते। इन्हीं स्थितियों ने जो नेगेटिव आई हमारे यहाँ, उन्हें अपनी झूठी छवियों को त्याग कर, झूठे इमेजेस को त्याग कर और अपने दिखावटी अहंकार के द्वारा, वह अहंकार, वह सेल्फ, वह ईगो जो बिल्कुल झूठा है और दिखावटी है, उसके द्वारा स्थापित किए जाने वाले जितने भी लक्ष्य और इच्छाएं हैं, उनको छोड़ना सिखाया। जब ये दर्द दुख उनके सामने आया, ये लॉसेस और फेल्योर्स आए, तो उन्होंने उन आदमियों को सेल्फ ने जो झूठी इमेजेस तैयार कर रखी थी, उनको छोड़ना उनको सिखाया। तो एक पक्ष से ये नेगेटिविटी भी हमारे विकास के लिए आवश्यक है। तो कहते हैं इन्हीं परिस्थितियों ने उन्हें डेप्थ दी, गहराई दी, विनम्रता दी, ह्यूमिलिटी दी। इन स्थितियों में से जब वो जूझ रहे थे, तो उन्होंने पाया कि ह्यूमिलिटी या विनम्रता ही उनकी मदद कर सकती है। इसके साथ साथ उनमें करुणा का भी जन्म हुआ। तो इन घटनाओं ने ही उनको अधिक सच्चा, अधिक रियल और अधिक खरा बनाया। तो वो कहते हैं जब आपके साथ कुछ नेगेटिव होता है, तो उसके भीतर, उसकी गहरी में एक लेसन, एक पाठ भी छुपा होता है, जो हमें प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हम उस स्थिति से गुजरते हैं, दुख दर्द से गुजरते हैं, तो बाद में हमें पता चलता है कि हमें यह सीखने को इससे मिला। हालांकि उस समय आप इसे सीधे तौर पर नहीं देख पाते। यहाँ तक कि लेखक कहते हैं कि जो छोटी सी बीमारी हो, ब्रीफ इलनेस हो या कोई एक्सीडेंट हो, आपके जीवन में क्या सही है और क्या सही नहीं है, वह उसको दिखा दो। चाहे छोटी सी बीमारी भी आ जाए या छोटी सी कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, वो भी आपको आपके लिए छोटा सा लेसन बना देता है, लेसन सामने रख देता है, बता देता है कि क्या सही है, क्या गलत। आखिर क्या मैटर करता और क्या नहीं करता, क्या महत्व रखता है और क्या महत्व नहीं रखता, यह हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। लेकिन अगर हम हायर पर्सपेक्टिव से देखते हैं, उच्च दृष्टि से, विहंगम दृष्टि से देखें, तो स्थितियां हमेशा ही पॉजिटिव होती, कहने को हमें वो नेगेटिव लगती हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि वो स्थितियां पॉजिटिव होती हैं। यह ना, लेकिन बिल्कुल ठीक ठीक कहें तो लेखक कह रहे हैं कि ना तो ये पॉजिटिव होती, ना ही नेगेटिव होती हैं। ये वही होती हैं जो हैं असलियत में, व्हाट इज, जो कुछ भी होती हैं वही होती हैं। ना ये पॉजिटिव होती हैं और ना ही नेगेटिव होती हैं। और जब आप पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, कंप्लीटली जो है व्हाट इज को स्वीकार में, उसके स्वीकार में जीने लगते हैं, उसको जीने लगते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो वही जीने का समझदार तरीका है। क्योंकि जो है वह जीवन का एक नेचुरल फ्लो है। उस नेचुरल फ्लो को अगर हम बहने देते हैं, उसके साथ हम स्वीकार भाव में आ जाते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तुम्हारे जीवन में, लेखक कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में अब और कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है। हायर गुड में जब हम देखते हैं, तो उसमें बैड कुछ भी नहीं है, गुड कुछ भी नहीं है। लेकिन
यदि माइंड के परसेप्शन पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं, माइंड हमें जैसे संचालित करता है, रेगुलेट करता है, उसके पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो अच्छा बुरा भी है, लाइक डिसलाइक भी है, लव और हेट। इसलिए बुक ऑफ जेनेसिस में कहा गया है कि जब एडम और ईव ने नॉलेज का फ्रूट खाया था, नॉलेज के पेड़ से अच्छे और बुरे के फल को खा लिया था, तो उन्हें उसके बाद स्वर्ग में नहीं है। यानी वो कहते हैं कि ये बात तो फिर खुद को धोखा देने जैसी लगती है। वो कहते हैं जब मेरे साथ या मेरे किसी निकट संबंधी के साथ कोई भयानक घटना घटती है, जैसे दुर्घटना होती है, बीमारी आती है, दुख आता है, मृत्यु आती है, तब भले ही मैं ये दिखावा करूं कि इसमें कुछ बुरा नहीं, लेखक बता रहे हैं, लेकिन सत्य तो ये है कि बुरा हुआ है तो मैं इस बात से इनकार क्यों करूं। ये जब उनसे पूछा जाता है तो वो फिर बताते हैं कि आप कुछ दिखावा नहीं करते, आप जो जैसा है उसको वैसा ही होने दे रहे हैं। ये जो होने देना है, यह आपको मन और उसके पैटर्न्स के पार ले जाता। जब होने देने को हम लाइफ फ्लो के साथ वैसे ही हम चलते हैं, तो जो मन और उसके पैटर्न है ये उसके पार ले जाता है, जहां पर कि पॉजिटिव और नेगेटिव जैसी पोलैरिटीज जो मन क्रिएट करता है वह वहां पर नहीं होती। पर यह कब होता है, जब हम क्षमा करने को एक अनिवार्य अंग बना देते हैं। क्षमा करना क्या है? स्वीकार। मान लो पास्ट और फ्यूचर में कुछ हो रहा है और अब उसको हम उसी को साथ लेके अपने प्रेजेंट पर कोई प्रभाव डालते हैं, इसका मतलब हमने पास्ट को फॉरगिव नहीं किया, उसकी याद को, उसके दर्द को हम लेके चल रहे हैं। तो कहते हैं कि अगर आप वर्तमान में रहना सीखें, जो हो रहा है उसको स्वीकार करना सीखते हैं, तो आप क्षमा करते हैं। और जब क्षमा आपके जीवन में अनिवार्य रूप से आ जाती है तो आप स्थिति बेहतर हो जाती है। और वो कहते हैं वर्तमान को क्षमा कर देना अतीत को क्षमा कर देने से भी अधिक महत्वपूर्ण। यानी जो वर्तमान में हो रहा है उसको हम स्वीकार कर लेते हैं, तो ये हुआ क्षमा करना। कि चाहे हमें पसंद है या नहीं, चाहे हमारा मन उसको उसके लिए प्रतिरोध कर रहा है, रेजिस्टेंस कर रहा है, फिर भी हम उसको मान रहे हैं, तो इसका मतलब हम अब सरेंडर कर रहे हैं और उसको स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए ये क्षमा जब हमारे जीवन में है, चीजें बेहतर हो। लेखक कहते हैं कि अगर आप हर पल को क्षमा कर देते हैं, यानी वह जैसा भी है होने देते हैं, तो ऐसा कोई रिजेंटमेंट की एक्युमुलेशन आपके भीतर नहीं होगी जिसे कि आपको बाद में जाके क्षमा करने की नौबत आए। तो इसलिए आपको साथ के साथ ही वर्तमान को स्वीकार कर लेना चाहिए। कोई ऐसे रिजेंटमेंट हमें एक्युमुलेट या इकट्ठा नहीं करना चाहिए, पाइल अप नहीं करना चाहिए, जो हमें बाद में जाकर परेशानी करे और हमें दोबारा से फिर उस स्थिति से उबरने के लिए उसको माफ करना पड़े, उस स्थिति को मानना। लेखक कहते हैं कि एक बात आप याद रखें कि यहाँ हम हैप्पीनेस की बात नहीं कर रहे। उदाहरण के तौर पर मान लो आपके किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, या महसूस करते हैं कि आपकी मृत्यु बहुत नजदीक आ रही है, तो ऐसी अवस्था में आप प्रसन्न नहीं रह सकते, ये असंभव है। लेकिन आप शांत रह, क्योंकि जब स्थिति को आप स्वीकार कर लेते हैं, आप में प्रतिरोध नहीं रहता, रेजिस्टेंस नहीं रहता। रेजिस्टेंस आपको क्रोध और कई चीजों को पैदा करने वाला बन जाता है, लेकिन अगर आप स्वीकार कर लेते तो आप शांत हो जाते हो, प्रतिरोध खत्म हो जाता, आप अप्रसन्न रह सकते हैं, उदास रह सकते हैं, आंसू रह सकते हैं, लेकिन कब? जब आपने इसका विरोध करना छोड़ दिया, तब आप जो असली चीज आपके सामने आएगी वो यह है कि सैडनेस के नीचे भी आपको एक सिरेनिटी, एक कूलनेस, एक ठंडक, स्टिलनेस, नीरवता, जहां पर बिल्कुल शांत है, जैसे समुद्र का जल नीरव स्टिलनेस के बराबर है। एक सेक्रेड प्रेजेंस की अनुभूति होगी, एक पवित्र वर्तमान स्थिति की अनुभूति होगी, और यही होगा आपकी बीइंग का, आपके होने का ओरिजिन, उद्गम, उत्पत्ति। यहीं से आपका होना
होने का जन्म होगा, आप जान पाएंगे कि आप कौन हैं, आपकी बीइंग क्या है, आप वास्तव में कौन है। ये जो बीइंग की एमिनेशन है, ये इस सैडनेस के नीचे से ही आपके बहुत गहरे से सेरेनिटी के रूप में, स्टिलनेस के रूप में, एक सेक्रेड प्रेजेंस के रूप में आपके सामने, यही आंतरिक शांति है। एक अच्छाई है जिसका कोई विलोम नहीं है, जिसका कोई अपोजिट नहीं है, जिसका कोई विरोधी नहीं। लेखक के सामने नेक्स्ट प्रश्न करते हैं कि अगर कोई ऐसी स्थिति हो जबकि मैं कुछ कर सकता हूं, तो उसको कैसे करें। तो ऐसा कैसे होगा कि मैं उसको होने भी दूं और उसे बदल भी रहा हूं एक ही समय में। क्या ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं कि जब मेरे साथ कुछ बीत रहा है, यानी मान लो मेरे सामने कोई जो घटना है, कोई मौत की बात होती है, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं उसको होने भी दूं और साथ में उसमें उसमें उसे बदल भी रहा हूं एक समय में, ये कैसे हो सकता है। तो लेखक बताते हैं कि आप जो कर सकते हैं वो करें, आप शांत रह सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, तो उसको करें, लेकिन तब तब करें जब जो है उसको स्वीकार करने के पश्चात ही आप सही स्थिति में आएंगे। लेकिन चूंकि मन और प्रतिरोध ये दोनों पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, सिनोनिम्स हैं, तब उस आप इसलिए स्वीकार आपको मन की डोमिनेंस से मुक्त कर दे। क्योंकि मन रजिस्ट करता है, मन प्रतिरोध करता है, वो आपको अपने हिसाब से चलाना चाहता है। तो जब आप स्वीकार भाव में आते हैं, तो स्वीकार आपको मन की डोमिनेंस से, मन के प्रभाव से मुक्त कर देता है, फ्री कर देता है, और आपकी बीइंग अपने होने से आपको दोबारा जोड़ लेती है। जब आप स्वीकार कर लेते हैं, तो मन की ये चाल बीच में से खत्म हो जाती है, और जो आपका होना है, आपकी असलियत है, आपकी प्योर एसेंस है, उससे आपको ये जोड़ देती है। नतीजा क्या होता है कि ईगो जिन चीजों को करने के लिए उकसाता है, जैसे कि डर है, लालच है, नियंत्रण है, सेल्फ की झूठी छवि को खुराक देना आदि, ये चीजें काम करना बंद कर देती हैं, क्योंकि आपने मन के प्रभाव से आप निकल आए हैं, आपने स्वीकार करना शुरू कर दिया। तब मन से कहीं अधिक इंटेलिजेंस या प्रज्ञा आपकी बागडोर संभाल लेती है। मन नहीं रहता, बल्कि जो विजडम है, आपकी इंटेलिजेंस है, जो प्रज्ञा है, ये आपकी बागडोर संभाल लेती है। और चैतन्यता, कॉन्शियसनेस की एक अलग तरह की क्वालिटी, एक अलग तरह की गुणवत्ता आपके प्रत्येक करने में फ्लो करने लगी। आप कॉन्शियसनेस की जो अलग से क्वालिटी है, वर्च्यू है, जो वो अपने आप जीवन के प्रवाह में फ्लो करना शुरू कर देगी। यानी जो भी भाग्य के रूप में लिखा हुआ आपको मिलता है, उसे स्वीकार करते हैं, तो तुम्हारी जरूरतों में बिल्कुल सही बैठने वाला और क्या हो। वो कहते हैं कि अगर आपको जो भी मिल रहा है भाग्य के अनुसार, तो वो अगर आप उसको स्वीकार कर लेते हो, वो सबसे सही चीज है, क्योंकि तुम्हारी जरूरतों में वो बिल्कुल सही बैठता है। तो तुम्हें और क्या चाहिए। जब खुशी मिलेगी, जब शांति मिलेगी, आप अपने बीइंग में होने का अनुभव करेंगे, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। और वो कहते हैं ये बात 2000 साल पहले एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिख दी गई है, जो एक ऐसे दुर्लभ व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था, जिसके पास सांसारिक बल भी था और बुद्धिमत्ता भी थी, यानी वर्ल्डली पावर भी थी और विजडम भी थी, और उसका नाम था मार्कस ऑरेलियस। उन्होंने ये बात लिख दी थी 2000 साल पहले। उन्होंने कहा था कि ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोगों को प्रतिरोध करना छोड़ने और जो है को स्वीकार करने से पहले बहुत अधिक दुख तकलीफ में से गुजरने की आवश्यकता है। यानी ज्यादातर लोग रेजिस्टेंस को नहीं छोड़ पाते हैं, और उसको छोड़ने से पहले और स्वीकार जो है उसको स्वीकार करने से पहले उनको कई तरह के दुख में से गुजरना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है कि मन ने ऐसी स्थिति बना रखी होती है कि व्यक्ति मन के द्वारा प्रभावित रहता है, और जब वो स्वीकार भाव में जाता है, उसे बहुत जोर लगाना पड़ता है, बहुत
मशक्कत करनी पड़ती है, इसलिए वो ऐसी स्थिति में से गुजरना उसके लिए नेचुरल हो जाता है। जो ही वो ऐसा करते हैं तो एक बड़ा चमत्कार होता है, जो कुछ बुराई जैसा दिख रहा था उसी के जरिए, उसी के नीचे बीइंग की चैतन्यता का जागरण हो जाता है। जब हम ऐसा करते हैं तो उसी के जरिए, उसी के कारण बीइंग का, चैतन्यता का जागरण हो जाता है। हाँ जी। बलबीर मैम, हाँ। एक्चुअली है ना, मेरा इंटरनेट चला गया था क्योंकि लाइट चली गई थी। अच्छा, फिर तो आप 5 मिनट पहले का बोल सकते हो? 5 मिनट या 2 मिनट, 3 मिनट पहले का बोल सकते हो? आप मुझे बताओ कहाँ पे गया था, वो लाइन बता दो। एक्चुअली पता है क्या है कि अब ये रिकॉर्डिंग चल रही है और इसको मैं स्टॉप करूंगा ना, तो फिर ये करीब आधा घंटा लगेगी कन्वर्ट होने में। नहीं, आप क्या मेरे को बता सकते हो कि कौन सी लाइन से बोलना शुरू करूं? आप बस 2-3 मिनट पहले का बोल दीजिए। 2-3 मिनट पहले का? हाँ। चलो मैं शुरू करती हूँ। ओके मैम, बस रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट ही है, आप शुरू कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगर कोई ऐसी ऐसी स्थिति हो जबकि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो ऐसा कैसे होगा कि मैं उसको होने भी दूं और उसे बदल भी रहा हूं एक ही समय में? वो कहते हैं, लेखक जवाब देते हैं कि आप जो कर सकते हैं वो करो, लेकिन तब भी जो है उसको स्वीकार करो। क्योंकि मन और प्रतिरोध ये दोनों पर्यायवाची हैं, इसलिए स्वीकार आपको मन के प्रभाव से मुक्त कर देता है और आपकी बीइंग का, आपके होने से आपको दोबारा जोड़ देता है। नतीजा ये होता है कि ईगो जिन चीजों को करने के लिए आपको उकसाता है, जैसे डर है, लालच है, नियंत्रण है, सेल्फ की झूठी छवि को बनाना है, उसकी खुराक देना है आदि, वो चीजें काम करना बंद कर देती हैं जब आप स्वीकार करेंगे। तब मन से कहीं अधिक प्रज्ञा ने आपकी बागडोर संभालनी होती है, इंटेलिजेंस ने, विजडम ने आपको संचालित करना शुरू कर दिया होता है, और चैतन्यता की एक अलग तरह की वस्तु, एक अलग तरह का गुण ही आपके प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक करने में फ्लो होना शुरू होता है। तो इसलिए जो भी भाग्य के रूप में लिखा हुआ है आपको मिलता है, उसे स्वीकार करें, क्योंकि तुम्हारी जरूरतों में बिल्कुल सही बैठने वाला और क्या हो सकता है। यह बात 2000 साल पहले एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा भी लिख दी गई है, जो ऐसे दुर्लभ व्यक्तित्व वाले लोगों में से एक था, जिसके पास सांसारिक बल भी था और बुद्धिमत्ता भी थी, वर्ल्डली पावर भी थी और विजडम भी थी। उसका नाम था मार्कस ऑरेलियस। उसने कहा था कि ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोगों को प्रतिरोध करना छोड़ना और जो है उसको स्वीकार करने से पहले बहुत अधिक तकलीफों में से गुजरना की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो ही वो ऐसा करते हैं तो एक बड़ा चमत्कार होता है। क्यों उनको इतनी आवश्यकता इसमें पड़े? क्योंकि हम मन के प्रति द्वारा, मन के द्वारा रेगुलेटेड होते हैं और हमारी आदत बनी होती है की। लेकिन जब हम रेजिस्टेंस छोड़ के स्वीकार भाव में आ जाते हैं तो एक बड़ा चमत्कार होता है। जो कुछ बुराई जैसा दिख रहा था उसके जरिए बीइंग का, चैतन्यता का जागरण, जिसको हम बुरा समझ रहे थे और बुरा समझ के रजिस्ट कर रहे थे, वो ऐसा नहीं होता, बल्कि उसके द्वारा ही हम, हमारी बीइंग का, हमारी चैतन्यता का जागरण हो जाता है और दुख तकलीफ आंतरिक शांति में ट्रांसमिट हो जाती है, आंतरिक शांति में बदल जाती है।
तो संसार की सारी दुख तकलीफों का यही असर होता है कि वह इंसान को ये समझने के लिए मजबूर कर देता है कि आप केवल नाम और रूप ही नहीं है, बल्कि उसके परे जो है उसको भी आप जानिए वह क्या है। इस प्रकार अपनी सीमित दृष्टि से, लिमिटेड दृष्टिकोण से, जिसे हम बुराई के रूप में देखते हैं, वह असलियत में उच्चतर भलाई का, हायर गुड का ही पार्ट होती है, उसी का अंश होती है, और जिसका कोई विलोम नहीं होता, जिसका कोई अपोजिट नहीं हुआ करता। लेकिन आपके लिए यह माफ करने का भाव माध्यम के अलावा दूसरे और किसी तरह से भी सत्य सिद्ध नहीं होता। जब तक आप में क्षमा भाव नहीं आता है, तब तक बुराई का आना बार बार होता रहता है, और इसलिए बुराई बनी रहती है। क्षमा के माध्यम के द्वारा, जिसका अर्थ है पास्ट की इनसब्सटेंशियलिटी, निराधारिता को पहचानना और वर्तमान को जैसा है वैसा ही होने देना, तब ना केवल भीतर बल्कि बाहर भी रूपांतरण का चमत्कार होता। आपके भीतर और आपके चारों तरफ एक इंटेंस प्रेजेंस का एक शांत आकाश पैदा होता है। ऐसी अवस्था में जो भी उस फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस में एंटर करता है, उसके द्वारा प्रभावित होता है या होगा, तो यह हम कई बार देखते हैं, यानी कई बार विजिबली और इमीडिएटली, और कभी कभी डीपर लेवल पर दिखाई देने वाले इन चेंजेस के साथ जो बाद में अपीयर होते हैं, आप बिना कुछ करे, केवल अपने होने से और उस इंटेंस प्रेजेंस की तरंगों से ही, फ्रीक्वेंसी से ही वैमनस्य को, दुश्मनी को, शत्रुता को, मतभेदों को का समाधान करने लगते। जब आप इस प्रतिरोध से निकलकर स्वीकार भाव में आते हैं, तो ये चीजें होने लगती हैं। आप पीड़ा को दूर करने लगते हैं और अनकॉन्शियसनेस का निराकरण करने लगते हैं। इसी को हम कहते हैं द हायर गुड बियॉन्ड गुड एंड बैड। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट बिंदु जो एकार्ट टोले ने लिया है, वह है द एंड ऑफ योर लाइफ ड्रामा। स्वीकार की स्थिति और भीतरी शांति की अवस्था में, स्वीकार की स्थिति और भीतरी शांति की अवस्था में क्या साधारण चैतन्यता के पर्सपेक्टिव से कोई बुरी कही जाने वाली बातें आपके जीवन में घट सकती हैं, हालांकि आप उसे बुरा नहीं मानते। लेखक कहते हैं कि बहुत सारी बुरी कही जाने वाली चीजें लोगों की जिंदगी में अनकॉन्शियसनेस की वजह से आती हैं, बेहोशी की वजह से आती हैं, मूर्छा की वजह से आती हैं, जब हम होशपूर्ण नहीं रहते, प्रेजेंट में नहीं रहते, अपने बीइंग में नहीं रहते, तब ये आती है। और ये सेल्फ क्रिएटेड या ईगो क्रिएटेड, यानी हमारा अहम अहम जो है इन चीजों को क्रिएट करता है। और लेखक कहते हैं ऐसी चीजों को मैं ड्रामा, नाटक, नौटंकी कहते हैं। जब आप पूर्ण रूप से कॉन्शियस होते हो, तो ये ड्रामा आपकी जिंदगी में नहीं आता। लेखक कहते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ईगो ऑपरेट करता है और कैसे ड्रामा उत्पन्न करता है, कैसे ईगो अपना काम करता है और कैसे उस चीज को ड्रामा बना देता है। ईगो अनऑब्जर्व्ड माइंड, अगर हम माइंड को ऑब्जर्व करते हैं तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं, चैतन्य हो जाते हैं, फिर वो बात नहीं होती। लेकिन अनऑब्जर्व्ड माइंड क्या है? ईगो अनऑब्जर्व्ड माइंड है जो आपके जीवन को उस समय चलाता है जब आप विटनेसिंग कॉन्शियसनेस के रूप में, वाचर के रूप में विद्यमान नहीं होते हो, प्रेजेंट नहीं हो। ईगो अपने आप को इस हॉस्टाइल यूनिवर्स में एक अलग फ्रेगमेंट, अलग टुकड़े, अलग भाग के रूप में देखता है, जो दूसरी ईगोज के द्वारा घिरा हुआ है, और उन ईगोज को वो अपने लिए एक पोटेंशियल थ्रेट मानता है, जो कि इसको अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयोग करने की कोशिश करता रहता है, और जिसका किसी दूसरी बीइंग के साथ कोई रियल या इनर कनेक्शन नहीं है। इस प्रकार ईगो के द्वारा अपने बेसिक ईगो पैटर्न्स, अपने बेसिक ढर्रों के आधार पर डिजाइन किए जाते हैं कि ईगो द्वारा अपने भय और अभाव की भावना के साथ जूझ सके। लेखक बता रहे हैं कि ईगो के द्वारा, अपने बेसिक ईगो पैटर्न्स के द्वारा इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं
कि वह ईगो द्वारा अपने भय और अभाव की भावना के साथ जूझ सके। वे कौन कौन सी चीजें हैं? वे हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। ये पैटर्न्स कौन कौन से हैं? रेजिस्टेंस है, कंट्रोल है, नियंत्रण है, लालच है, ग्रीड है, डिफेंस है, अटैक है। ईगो की ये कुछ युक्तियां हैं, नीतियां हैं, स्ट्रेटजीज हैं जो अत्यंत चालाकी और चतुराई के द्वारा भरी हुई हुआ करती है, लेकिन फिर भी इसकी समस्याओं को वो सुलझा नहीं पाते हैं क्योंकि अहम स्वयं ही समस्या होती है। ये सारा अहम का किया गया होता है। तो जब पर्सनल रिलेशनशिप में, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में या बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस में ईगो एक साथ मिल जाती है, कई लोगों का ईगो एक साथ मिल जाता है, वो एक एक्यूमुलेटेड जब ईगो हो जाता है तो देर बुरी चीजें होनी अवश्यंभावी हैं, जरूर होती हैं। किसी न किसी तरह का नाटक, कन्फ्लिक्ट, प्रॉब्लम्स, पावर स्ट्रगल, इमोशनल और फिजिकल वायलेंस के रूप में होता ही रहता है। आप देखते होंगे कि जहाँ बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं या पर्सनल रिलेशनशिप हैं, इसमें जब ईगो का रोल आता है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष हमें देखने को मिलता है। इस बुराई में वो कहते हैं लेखक कि युद्ध, नरसंहार और विस्फोटक जैसी सामूहिक बुराइयां भी शामिल हो जाती हैं, क्योंकि यह होता है एक्यूमुलेटेड अनकॉन्शियसनेस के कारण, जो अचेतनता के कारण चीजें होती जाती हैं और इकट्ठी होती जाती हैं, उसके कारण होता है मास अनकॉन्शियसनेस, जिसे हम कहते हैं कि लार्ज स्केल पर बहुत ज्यादा लोगों का जब ये अनकॉन्शियसनेस होकर ये एक्यूमुलेशन होता है तो इसका ये नतीजा होता है। इसके अलावा अहम के ईगो के लगातार रेजिस्टेंस के कारण शरीर में अनेक प्रकार के रोग भी हो जाते हैं, जो कि शरीर में ऊर्जा के बहाव को, ऊर्जा के फ्लो में कमी पैदा करते हैं। कभी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, कभी ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, तो ये सब इसी का कारण होता है कि हम रजिस्ट करते हैं स्वाभाविक चीजों। जब लेखक कहते हैं कि जब तुम दोबारा अपनी बीइंग से रिकनेक्ट होते हो और मन द्वारा संचालित होना बंद कर देते हो, तब आप ऐसे नाटक करना भी बंद कर देते हो, तब आप ऐसे नाटक नहीं करते हो और ना ही इन नाटकों में भाग लेते। ये तो ठीक है कि जब यह दो से अधिक ईगो इकट्ठे हो जाते हैं तब किसी न किसी तरह की नौटंकी होनी जरूरी है, लेकिन अगर आप बिल्कुल नितांत अकेले रहते हैं तब भी आप अपना कोई नाटक करते हैं। जरूरी नहीं कि जब आप किसी और के साथ मिलते हैं तो ही ये नाटक किया जाता है, आप अकेले में भी आपका माइंड ऐसे नाटक रचने में बड़ा माइंड है। जब आप खुद के लिए कुछ सॉरी फील कर रहे हो, अफसोस कर रहे हो कि कुछ काम ऐसा हो गया जिससे कि अफसोस होता है आपको, तो वो भी एक किस्म का नाटक ही है। गिल्टी होते हो या एंक्शस होते हैं, ये सब एक प्रकार का ड्रामा है। पास्ट या फ्यूचर के द्वारा प्रेजेंट को धूमिल किए जाने वाले सभी कार्य जो किए जाते हैं वो साइकोलॉजिकल टाइम को पैदा कर रहे होते हैं, साइकोलॉजिकल टाइम को रच रहे होते हैं, और यह भी वही सामग्री है जिससे कि नाटक की रचना की जाती है। यानी जो आपका प्रेजेंट है उसको आप किसी न किसी तरह से धूमिल करते हैं, अफेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि प्रेजेंट नाकारा हो जाता है। तो ये आप क्या कर रहे होते हो? साइकोलॉजिकल टाइम को क्रिएट कर रहे होते हो, और ये भी ड्रामे का ही एक भाग। जब भी कभी भी ऐसा होने देने के द्वारा वर्तमान पल का सम्मान नहीं कर रहे होते हैं, तब आप नाटक ही रच रहे होते हैं। और अधिकतर लोग अपनी इस खास तरह की नौटंकी से बड़ा प्रेम करते हैं, उनको ये करने में बहुत ही मजा आता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनकी कथा ही उनकी पहचान है, उनका अहम ही उनको संचालित कर रहा है। अपने सेल्फ का संपूर्ण भाव उन्होंने उसमें ही खपा दिया। इस चीज को वो इतनी अहमियत देते हैं कि अपने सेल्फ को पूरा ऊपर बनाए रखने के लिए ये इसमें रम जाते। यहाँ तक कि किसी जवाब, किसी समाधान, किसी सुधार के लिए की जाने वाली कोई तलाश भी, जो कि अक्सर विफल हो जाती है, फेल हो जाती है, इसी नाटक का हिस्सा होती है। जिस चीज से वे डरते हैं और सबसे अधिक रजिस्ट करते हैं वह है इस नाटक का अंत। मन कभी नहीं चाहता कि इस नाटक का अंत हो, और वह ऐसी चीजें निकालता रहता है जिससे कि ये चलता है। यानी जब तक वे अपना मन बने रहेंगे, मन से संचालित रहेंगे, वे डरते भी रहेंगे और प्रतिरोध भी करते रहेंगे।
इससे अपनी जागृति कि कभी ये इससे दूर ना चले। तो जब आप जो है कि पूर्ण स्वीकार में जीने लगते हैं, वहीं आपके जीवन के नाटक का अंत हो जाता है। तब आपसे कोई भी एक आर्गुमेंट नहीं कर सकता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश। क्यों नहीं कर सकता? कि एक फुल्ली कॉन्शियस पर्सन से आर्गुमेंट करना पॉसिबल नहीं है। आर्गुमेंट का अर्थ है अपने माइंड और मेंटल पोजीशन से आइडेंटिफिकेशन, जान पहचान, तादाद, और दूसरे व्यक्ति की पोजीशन से रेजिस्टेंस और रिएक्शन। तो परिणाम क्या होता है कि आमने सामने वाले दोनों ही जन एक दूसरे से ऊर्जा और उग्रता प्राप्त करते हैं। ये इस रेजिस्टेंस को ही एनर्जाइज करते हैं, दोनों के दोनों। ये अनकॉन्शियसनेस के ही मैकेनिक्स हैं, अनकॉन्शियसनेस के अचेतनता के ही तौर तरीके। फिर भी आप अपने पॉइंट को क्लियरली और फर्मली कह सकते हो, लेकिन इसके पीछे कोई रिएक्टिव फोर्स नहीं होगी, ना ही डिफेंस और अटैक होगा, इसलिए ये नाटक में तब्दील नहीं। जब आप पूर्ण रूप से होश में होंगे, कॉन्शियस होंगे, तो आप कॉन्फ्लिक्ट में आना या होना बंद कर देते हैं। तो जो कोई अपने साथ एक हो जाता है, वह कॉन्फ्लिक्ट की सोच भी नहीं सकता। जब आप अपनी बीइंग में हो जाते हो, अपने होने में हो जाते हो, तो उस वक्त कॉन्फ्लिक्ट की बात आपके मन में आ ही नहीं सकती, आप सोच ही नहीं सकते। एक कोर्स इन मिरेकल में कहा गया है कि यह बात न केवल दूसरे के साथ द्वंद्व पर लागू होती है, बल्कि अपने साथ भी मूल रूप से अपने द्वंद्व, अंदर द्वंद्व होने पर भी लागू होती है। इस तरह से आपके अंदर का द्वंद्व, यानी मन की डिमांड और एक्सपेक्टेशन, द्वंद्व क्या है? मन की डिमांड और उसकी एक्सपेक्टेशन के बीच चलने वाला जो द्वंद्व चल रहा होता है, तब वो थम जाता है। तो मन की मांगों और चाहतों तथा और जो है कि बीच चलने वाला द्वंद्व समाप्त हो जाता है। और जब ये जवाब बंद हो जाता है, तो कब होता है? जब हम अपनी जीवन में आ जाते हैं और मन की शरारत को पहचान लेते हैं। तो ये है हमारा द एंड ऑफ योर लाइफ। एकार्ट टोल तीसरे बिंदु पर अपने विचार कर रहे हैं, वह है इम्परमानेंस एंड द साइकिल्स ऑफ लाइफ। अस्थायित्व, जो कि स्थायी नहीं है, और जीवन चक्र। जब तक आप फिजिकल डायमेंशन इस शरीर में हैं और कलेक्टिव ह्यूमन साइकी से लिंक, यानी जो सभी मानव, बहुत सारे लोगों की जो मेंटल पोजीशन है, मेंटल साइकोलॉजी है, उससे आपका जुड़ाव है, लिंक है, वो तभी तक अभी भी संभव है। इसको हम सफरिंग और मेंटल इमोशनल पेन के साथ कंफ्यूज नहीं कर। यानी जो हमारा शरीर के डायमेंशन में जब तक हम रहते हैं और हमारा कलेक्टिव ह्यूमन साइकी के साथ लिंक है, तो शारीरिक दर्द का होना संभव है, ये जरूरी है, ये तो होगा ही होगा। और इसको हम सफरिंग के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। जो ये दर्द होगा, शारीरिक दर्द, और ये सफरिंग होगी, इनको एक नहीं मानना। क्यों? क्योंकि सभी सफरिंग ईगो द्वारा क्रिएटेड है, ईगो द्वारा रचित है, और रेजिस्टेंस या प्रतिरोध के कारण ही शरीर में है। जब तक आप इसी डायमेंशन में रहेंगे, शरीर में रहेंगे, आप इसके साइक्लिक नेचर के अधीन, और सभी चीजें इम्परमानेंट हैं, अस्थाई हैं, इस सिद्धांत के अधीन ही रहेंगे। क्योंकि यह बुरा है, इसको ऐसे आकलन हमें नहीं करना है, ऐसा बस है, इसी बात को देखना। कहने का अर्थ ये है कि जो भी फिजिकल डायमेंशन के अंदर व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है, उनका शारीरिक दर्द का होना जरूरी है, इसको हम सफरिंग के साथ कंफ्यूज नहीं कर सकते। और ये ऐसा होना क्यों संभव है, क्यों पॉसिबल है, क्यों होता है? क्योंकि इसके साइक्लिक नेचर और इम्परमानेंट के सिद्धांत के अधीन हमारा जीवन चलता है। लेकिन ये बुरा है, ऐसा हमें इसके साथ नहीं सोचना है, इसका आकलन नहीं करना है, जजमेंट नहीं करना है। सिर्फ ये जानना है कि ये ऐसा है, यानी इम्परमानेंसी भी है और साइक्लिक
नेचर भी इसकी है, इसी सिद्धांत के अंदर हमारा जीवन चलता है। तो सभी चीजों के हैपन जो हो रहा है वो होने देने से अपोजिट्स के विरोधाभासों के खेल के नीचे रहने वाला एक और गहरा आयाम भी आप जानते हो, एक डीप डायमेंशन आपके सामने आती है, एक अबाइडिंग प्रेजेंस, एक चिरस्थायी प्रेजेंस आपके सामने आती है जो कि अपरिवर्तनशील है, गहन शांति की शांति है, अच्छे और बुरे से परे है, कारण रहित है, आनंद की तरह प्रकट होती है। और यह जो आनंद प्रकट होता है यह है बीइंग का आनंद, ईश्वर का आनंद, ईश्वरीय शांति। ये इस सब के नीचे होती है। अगर हम इन सब को दूर कर देते हैं तो हम नीचे इस आनंद को पाने में सफल हो जाते हैं। फॉर्म के स्तर पर, फिजिकल डायमेंशन के स्तर पर तो जन्म भी है और मृत्यु भी है, नाम और रूप उत्पत्ति के साथ क्रिएशन भी है, डिस्ट्रक्शन भी है, ग्रोथ भी है, डिसोल्यूशन भी है, विकास भी है, विघटन भी है। यानी सेपरेट फॉर्म्स के रूप में दिखाई देने वाली इस व्यवस्था को हर तरफ देखा जाए, न केवल एक तरह के जीवों में बल्कि सब जीवों में ये दिखाई देता है। यानी हर एक के जीवन चक्र में ये चीजें आती हैं, चाहे प्लेनेट है, चाहे फिजिकल बॉडी है, चाहे ट्री है, कोई पेड़ है, चाहे कोई फूल है, या राष्ट्रों के राइज और फॉल को हम देखते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स को देखते हैं, सिविलाइजेशन को देखते हैं, सभी के जीवन में, जीवन चक्र में यही है। व्यक्ति के जीवन में हानि लाभ वाले अवश्यंभावी चक्र भी आते रहे। तो नई चीजों को स्थान देने के लिए और ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण के लिए यह आवश्यक है। ये सफलता के चक्र आते हैं, या जब चीजें आपके अनुसार होती हैं, आपकी तरफ आती हैं, तो संपन्नता आती है और उन्नति होती है। विफलता के चक्र जब आते हैं तो जब चीजें आपके हाथ से निकल रही होती हैं और आपको उन्हें जाने देना है। जब ऐसी स्थिति आती है कि स्थितियां आपके हाथ में नहीं है और आपके हाथ से निकल रही हैं, तो इस मौके पर अगर आप प्रतिरोध करते हैं और जाती चीजों से चिपके रहते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप जीवन के प्रवाह के साथ चलने से इनकार कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। नेचुरल फ्लो जीवन का उसकी आप इनकारी कर रहे हैं, तभी आपको दुख होता है और अब आप सफरिंग में आते हैं। इसलिए ये सही नहीं है। उठता क्रम यानी अप साइकिल अच्छा होता है और डाउन साइकिल बुरा होता है, यह बात तो मन की धारणा मात्र, वास्तव में ये नहीं है। क्योंकि आम तौर पर अभिवृद्धि को या ग्रोथ को साधारणतया सकारात्मक माना जाता है, अच्छा माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है। लेकिन कोई भी चीज हमेशा तो बढ़ती नहीं रह सकती। अभिवृद्धि चाहे कोई भी हो, यदि वह लगातार होती रहे तो आखिरकार वो मॉन्स्ट्रस और डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि हर एक जीवों में उनके साइजेस तकरीबन नेचर की तरफ से फिक्स्ड है। जैसे ये पत्ता, फूल का पत्ता इतना बड़ा हो, या मूली इतनी लंबी होगी, या आलू का साइज ये हो। अगर उनकी ग्रोथ चलती ही रहे, अभिवृद्धि होती ही रहे, तो अगर वो रुके ही ना तो उनका आकार और उनकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, भयावह लगेंगी वो चीजें। तो इसलिए ग्रोथ के लिए डिसोल्यूशन भी आवश्यक है। एक के बिना दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये साफ साफ करेंगे। तो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए डाउन साइकिल का होना बहुत आवश्यक। स्पिरिचुअल डायमेंशन की तरफ आने के लिए आप कई मुकामों पर डीपली फेल हुए होंगे, आपको असफलता हाथ लगी होगी, या किसी स्तर पर कुछ गहरे लॉसेस या पेन को भी अनुभव किया होगा, या शायद तुम्हारी सफलता एम्प्टी और मीनिंगलेस भी हो गई होगी और फेल्योर के रूप में भी सिद्ध हुई हो। तो इस संसार में जो भी नाम रूप के रूप में विद्यमान है, प्रेजेंट है, वह प्रत्येक व्यक्ति या चीज कभी न कभी देर सवेर असफल होती या होता ही है, और हर उपलब्धि आखिरकार व्यर्थ और अर्थहीन हो जाया करती है। ये इस साइक्लिक चक्र के कारण ऐसा होता है।
तो सभी फॉर्म जो कि मूर्त रूप हैं, जो कि अस्थाई होते हैं, तो आप एक्टिव हो सकते हैं और नए रूपों की रचना करने व प्रकट करने का आनंद भी ले सकते हैं। लेकिन आपको उनके साथ अपनी पहचान नहीं बनानी चाहिए, अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए, उन्हें अपने सेल्फ का भाव देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे आपका जीवन नहीं है, आपके वे आपके जीवन की केवल स्थितियाँ। तो जीवन और जीवन की स्थितियों के बीच भेद करना आपको आना चाहिए, क्योंकि आपकी फिजिकल एनर्जी जो है, शारीरिक शक्ति भी चक्रों के अधीन ही आती है। वे हमेशा पराकाष्ठा पर, पीक पर नहीं रह सकती। ऐसा भी समय आता है जब वो एक्टिव और क्रिएटिव होती हैं, और ऐसा भी समय आता है जब कुछ स्टेगनेंट हो जाती हैं, ठहर जाती हैं। लगता है आप कहीं पहुंच ही नहीं रहे हो और कुछ हासिल भी नहीं कर रहे हो। तो यह चक्र कुछ घंटों से लेकर कुछ सालों तक का भी हो। आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल जीवन ठहर सा गया है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये जो चक्र कहते हैं, कुछ घंटों से लेकर कुछ सालों तक चल सकते हैं, महीनों तक हो सकते हैं। इन बड़े चक्रों में छोटे और बड़े दोनों प्रकार के चक्र होते हैं। लो एनर्जी साइकिल्स के साथ संघर्ष करने से कई तरह की बीमारियां भी आ जाती हैं, जो कि रीजेनरेशन के लिए, आत्मोन्नति के लिए वाइटल या बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब तक अपनी आइडेंटिफिकेशन आप मन के साथ रखते हैं, तब तक कुछ ना कुछ करते रहने की जो जबरन आदत है और अचीवमेंट जैसे फैक्टर्स हैं, सेल्फ वर्थ या स्वाभिमान और आइडेंटिटी महसूस करने वाली प्रवृत्ति आपकी बनी ही रहेगी, जो कि एक भ्रम है। और ये सब आपके लिए लो साइकिल्स को स्वीकार करना और होने देने को मुश्किल या असंभव बना। तो वो कहते हैं, जब आप ऐसी आदत में जबरन पड़ जाते हो, जो कि आपकी माइंड की आइडेंटिफिकेशन है, और जबरदस्ती आप इस स्थिति में पड़ते हो, तो ये प्रवृत्ति जो कि इल्यूजन है, ये सब आपके लिए जो लो साइकिल्स हैं उनको स्वीकार करने में और जो हो रहा है उसको होने देने में मुश्किल या असंभव बना। इस प्रकार जो शारीरिक तंत्र है, ऑर्गेनिज्म है, उसकी इंटेलिजेंस सेल्फ प्रोटेक्टिव मेजर के रूप में हावी हो जाती है और कोई ना कोई रोग पैदा करती रहती है, ताकि आप रुकने के लिए मजबूर हो जाएं और आवश्यक रीजनरेशन हो सके, आपकी आत्मोन्नति हो सके। कहने का मतलब ये है कि जो नेचुरल फ्लो है जीवन का, उसके मुताबिक हमें उसको स्वीकार करना ही चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो यूनिवर्स का जो साइक्लिक नेचर है, उसके साथ हम सही नहीं चल पाते। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सभी चीज़ों और स्थितियों की जो अस्थायित्व है, यह आपस में घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। महात्मा बुद्ध ने भी अपनी शिक्षाओं का केंद्र इसको बनाया है। उन्होंने कहा कि जितनी स्थितियों से आप जिंदगी में सामना करते हैं, सभी स्थितियां हाईली अनस्टेबल होती हैं, कांस्टेंट फ्लक्स में रहती हैं। इम्परमानेंस प्रत्येक स्थिति का कैरेक्टरिस्टिक होता है। ये चेंज हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, ये आपको बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं करेगी। ये महात्मा बुद्ध ने भी माना है। जीसस की शिक्षाओं का केंद्र बिंदु भी ये अस्थायित्व, इम्परमानेंस रहा। उन्होंने कहा है कि धरती पर अपने लिए धन दौलत का भंडार मत भरो, जंग और दीमक उसे चट कर जाएंगे, चोर सेंध लगाकर उसे लूट कर ले जाएंगे। यानी जब तक कोई स्थिति आपके माइंड के द्वारा जज की जाएगी, निर्णय उसके लिए निकाले जाएंगे, लेबल लगाए जाएंगे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, पोजीशन हो, सोशल रोल हो, कोई प्लेस हो या तुम्हारी फिजिकल बॉडी हो, माइंड इन सब के साथ खुद को जोड़ता रहेगा और उसके साथ तादात्म्य पहचान, आइडेंटिफिकेशन बनाए रखता है। क्यों रखता है वो ऐसा? क्योंकि माइंड को ऐसा करने से खुशी मिलती है, वह अपने आप को अच्छा महसूस करना चाहता है। वह आपका या जो आपके आप खुद को समझते हैं उसका एक हिस्सा बन जाता है। यानी आप अपने आप को माइंड का एक भाग ही समझते हो, माइंड से अलग नहीं समझते। जबकि हम ना शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है, उससे परे है। लेकिन वो कहते हैं जंग और दीमक द्वारा
सेट किए जाने वाले इस डायमेंशन में, इस आयाम में कुछ भी लंबे समय तक टिक नहीं पाता है। या तो वह खत्म हो जाता है या बदल जाता है या उसके ध्रुव बदल जाते हैं, पोलैरिटी शिफ्ट हो जाता है। यानी वही स्थिति जो कल तक बहुत अच्छी थी, पिछले वर्ष अच्छी कही जा रही थी, वह अचानक ही बुरी माने जाने लगती है। जो स्थिति आपको खुश किया करती थी वही आपको दुखी करने लगती है। जिस स्थिति के साथ मन अटैच या आसक्त हो गया था, आइडेंटिफाइड हो गया था, वह स्थिति अगर बदल जाती है तो मन उस बात को स्वीकार नहीं कर पाता है। वह बेबस होकर चीखने चिल्लाने लगता है। वह इस बदलाव का विरोध करता है, प्रतिरोध करता है। किसी को भारी हानि हो गई हो या प्रतिष्ठा चली गई हो और उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली हो, ऐसी स्थिति में लोग अपने आप को बीमार भी कर लेते हैं। यानी मन के अनुरूप जब चीजें नहीं होती तो आत्महत्या तक भी व्यक्ति जा सकता है। यानी दरअसल वे जीवन और जीवन स्थिति के बीच में अंतर नहीं कर पाते। अगर ये लोग अपने को भीतर के निराकार और समय निरपेक्ष जीवन से जोड़ देते, मन की बजाय भीतर के निराकार, फॉर्मलेस और समय निरपेक्ष टाइमलेसनेस से जीवन को जोड़ लेते, रिकनेक्ट कर लेते, तो वह शांत होते और शुभ नहीं होते। यानी दूसरे शब्दों में कि जब तक हम फिजिकल डायमेंशन और कलेक्टिव ह्यूमन साइकी से लिंक्ड हैं तो इस सफरिंग का सामना हमें करता रहना पड़ेगा। लेकिन यदि हैपन को होने देते रहें और एक डीप डायमेंशन में प्रवेश कर जाए जहाँ अच्छे बुरे से पार एक कारण रहित आनंद का अनुभव होता है, जहाँ हमारे बीइंग का होना होता है, जहाँ आनंद होता है, अगर उसमें हम प्रवेश कर जाते हैं तो इस स्थिति से हम पार पा सकते हैं और ये इम्परमानेंस और साइकिल ऑफ लाइफ से हम छुटकारा पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पार्ट के लिए अगली बार आपसे मिलते हैं। थैंक यू। नमस्कार।